स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 से 3 प्रश्न आपको हिंदी साहित्य से देखने को मिलेंगे। 1 से 2 प्रश्न आपको पुरस्कार से भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 1 से 2 प्रश्न जो बचे हुए हैं, वो आपको रचनाओं से भी देखने को मिलेंगे। अगर हम शुरुआत से हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमवार पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएँगे। आज की क्लास और आने वाली 5 से 6 क्लासों में हम लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आप पूरे प्रश्न करने के हकदार भी हो जाएँगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और बेटा ये जो शुरुआत होगी, ये मूल आधारों से होगी, जड़ से होगी, नींव से होगी। अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अगर आपके सामने लिखा दिख रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास, चलिए इसके पोस्टमार्टम करने की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है हिंदी? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी बेटा एक प्रकार की भाषा है। क्या है बेटा? भाषा। अगर हम साहित्य को जानें, तो साहित्य 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। सा प्लस हित प्लस या। अगर का को देखें, तो का प्रयोग यहाँ पर कारक के रूप में किया जा रहा है। अगर इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो इतिहास 3 शब्दों का मेल होता है। इति प्लस हा प्लस अस। अब हम एक-एक करके इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको हिंदी एक भाषा के रूप में लिखा दिख रहा होगा, तो हिंदी है क्या? हिंदी एक भाषा है। क्या है बेटा? भाषा, जो कि संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है। संस्कृत की भास धातु, कौन सी धातु है? भास धातु से मिलकर बना हुआ है। अगर जिसके अर्थ की बात करें, भास के अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ होता है कहना, बोलना, अभिव्यक्ति करना। कहना, बोलना, अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति करने का मतलब होता है बतलाना या फिर बताना। तो ये जो हिंदी है, वो भाषा है। क्या है बेटा? भाषा। और जो ये भाषा है, ये माध्यम के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? माध्यम के रूप। जैसे मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो अपनी बातों को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने जिस माध्यम का प्रयोग किया, उसे भाषा कहेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, तो मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार अगर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति होगा, तो वो तमिल भाषा का प्रयोग करेगा। असम का कोई व्यक्ति होगा, अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति से कहने का प्रयास करेगा, तो असमिया का प्रयोग करेगा। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थानी भाषा का प्रयोग करेगा। तो भाषा महज एक माध्यम है, जो कि विचारों तथा संवेदनाओं तथा मनोभावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी को परिभाषित करेंगे, हिंदी के बाद साहित्य को परिभाषित करेंगे, का को परिभाषित करेंगे और फिर इसके बाद इतिहास को भी परिभाषित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी को हम लोगों ने जाना, हिंदी एक भाषा है। ये जो भाषा है, ये संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बोलना, अभिव्यक्ति करना। तो यहीं से हमको भाषा की परिभाषा मिलती है। भाषा वह माध्यम है, वह माध्यम है जिससे विचारों का विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जिससे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले शब्द के अर्थ को जाना कि हिंदी कहती क्या है, हिंदी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य को। किसे पढ़ेंगे बेटा? साहित्य को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं साहित्य क्या है। अगर साहित्य की बात करें, तो साहित्य 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन-कौन से 3 शब्द हैं? सा
प्लस हित प्लस या। जो साहित्य है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस हित प्लस या। साहित्य के अगर अर्थ की बात करें तो साहित्य का अर्थ होता है मिश्रण। क्या अर्थ होता है? मिश्रण। किस चीज का मिश्रण होगा? पद्य और गद्य। पद्य और गद्य के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा? साहित्य के नाम से जानेंगे। अब हम लोग साहित्य की परिभाषा देखते हैं कि साहित्य की परिभाषा क्या होती है। भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। पहली परिभाषा देखने को मिली, भाषा का लिखित रूप साहित्य कहलाता है। भाषा का लिखित रूप साहित्य कहलाता है। साहित्य की पहली परिभाषा देखने को मिली कि भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाता है। अब भाषा और साहित्य के संदर्भ में साहित्य की दूसरी परिभाषा देखते हैं। गद्य, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य विधाओं का मिश्रण। गद्य और पद्य विधाओं का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो साहित्य की हम लोगों ने 2 परिभाषाएं देखी। पहला, साहित्य की परिभाषा में हम लोगों ने देखने का प्रयास करा कि भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। और साहित्य की दूसरी परिभाषा देखी, गद्य और पद्य दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। अब जानेंगे ये गद्य और पद्य होता क्या है। तो चलिए देखते हैं गद्य और पद्य क्या होता है। सबसे पहले साहित्य। साहित्य विद्वानों के अनुसार साहित्य के अंग। सबसे पहले जानेंगे विद्वानों के अनुसार साहित्य के अंग। साहित्य के अंग। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि साहित्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। और कुछ विद्वानों का मानना है कि साहित्य के कितने अंग होते हैं? 3। कुछ विद्वानों के अनुसार साहित्य के 2 अंग होते हैं और कुछ का मानना यह है कि साहित्य के 3 अंग होते हैं। इन 2 अंगों की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गद्य, शैली। शैली का मतलब होता है तरीका। आप भाषा को किस तरीके में लिख रहे हो, वो हो गई गद्य शैली। दूसरी हो गई पद्य शैली। तो जिन विद्वानों ने भाषा के 2 अंग माने, साहित्य के 2 अंग माने, जिसमें से पहला आपको देखने को मिला गद्य शैली और दूसरा आपको देखने को मिला पद्य शैली। जिन्होंने 3 माने उन्होंने शुरुआत में जो जगह दी वो गद्य शैली को दी। फिर दूसरे क्रम में जो स्थान दिया वो पद्य शैली को दिया और तीसरे में चंपू शैली को दिया। किस शैली को दिया? चंपू शैली को दिया। तो साहित्य के अगर अंगों की बात करें तो कुछ विद्वानों ने साहित्य के कितने अंग माने? 2। और कुछ ने साहित्य के कितने अंग माने? 3 अंग माने। जिन विद्वानों ने साहित्य के 2 अंग माने उसमें पहला स्थान गद्य शैली को दिया और दूसरा स्थान किसे दिया? पद्य शैली को। कुछ विद्वानों ने साहित्य के 3 अंग माने, इसमें पहला स्थान गद्य शैली, दूसरा स्थान पद्य शैली और तीसरा स्थान जो दिया वो दिया चंपू शैली। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ये गद्य शैली क्या होती है, पद्य शैली क्या होती है और चंपू शैली क्या होती है। अभी हम लोग साहित्य में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली साहित्य का जो प्रकार है वो है गद्य शैली। गद्य शैली। अगर गद्य शैली की बात करें तो ये 2 शब्दांशों का मेल है, गद्य प्लस यत। गद्य प्लस यत। अगर हम गद्य की बात करें तो ये धातु है। ये क्या है? धातु। यत की बात करें तो ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। जब हम भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं और भाषा को लिखते समय हम उसमें लय को नहीं ढूंढते हैं, तुक को नहीं ढूंढते हैं, ताल का प्रयोग नहीं करते हैं, तुक बंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो
तो जब ऐसी रचना लिखते हैं तो उस रचना को क्या नाम देते हैं? गद्य शैली। जब रचना जब रचना लय लय तुक ताल से मुक्त होती है से मुक्त होती है, लय तुक ताल से मुक्त होती है, तो ऐसी रचना क्या कहलाती है? गद्य रचनाएं कहलाती हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जब आप निबंध लिख रहे होते हैं, कहानी लिख रहे होते हैं, संस्मरण लिख रहे होते हैं, रेखा चित्र लिख रहे होते हैं, रिपोर्टाज लिख रहे होते हैं, आत्मकथा लिख रहे होते हैं, जीवनी लिख रहे होते हैं, जब आप इन विधाओं को लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब इन विधाओं में कभी भी आप लय को नहीं बनाते हैं, कभी भी तुक को नहीं प्रयोग में लाते हैं, ना ही कभी ताल को बिठाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी रचनाएं क्या कहलाती हैं? गद्य रचनाएं कहलाती हैं और लिखने के इस तरीके को गद्य शैली के नाम से जाना जाता है। अब जब गद्य शैली लिखोगे तो इसमें प्रधान होगा। अगर गद्य शैली की बात करें तो गद्य शैली में जो प्रधान होता है वो वाक्य होता है। क्या होता है बेटा? वाक्य। आप ढेर सारे वाक्यों का प्रयोग करेंगे और जिस रचना को आप लिख जाएंगे तो उसे ही हम लोग गद्य रचना के नाम से जानेंगे। कक्षा 11-12 में आपने ढेर सारी ऐसी चीजों को पढ़ रखा हो। दूसरा बेटा हम लोग प्रधान के बाद देखते हैं लिखने वाला। लिखने वाला जो गद्य रचनाओं को लिखता है उसे हम लोग लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेखक कहते हैं। ये गद्य रचना होती क्या है? तो सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उस भाषा में हम लोग ढेर सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और जहाँ पर वाक्यों की प्रधानता आपको देखने को मिले वो गद्य रचना है। आपने किताबें पढ़ी होंगी, काव्य के नाम से आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर में 2 किताबें चलती हैं। एक में सारांश के रूप में आता है, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें लिखी रहती हैं, फिर उसके अर्थों को बताना होता है। कुछ में आपको पंक्तियों के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें दोहा, चौपाई, छंद, बरवय, कुंडलियाँ, हरगीतिका, आल्हा ऐसी ढेर सारी आपको रचनाएँ देखने को मिलेंगी। तो जिनमें वाक्यों के रूप में आपको चीज़ें लिखी मिल जाएँ, वो गद्य शैली हो गई। और गद्य शैली में जो लिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। और इसमें प्रधान क्या होता है? वाक्य होता है। सामान्य बोलचाल की जो भाषा है वो गद्य शैली के अंतर्गत आती है। अब हम लोग अगला देखते हैं पद्य शैली। कौन सी शैली है बेटा? पद्य शैली। अभी हम लोग बेटा साहित्य को ही पढ़ रहे हैं। साहित्य का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करा है, विभाजन किया है। इसमें साहित्य के 2 प्रारूपों पर चर्चा करी है, एक गद्य है और दूसरा पद्य है। अंतिम रूप में हम लोग चंपू शैली पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा आ गया पद्य। पद्य शैली। अगर पद्य शैली की बात करें तो जब कोई रचना जब कोई रचना लय, तुक, ताल से युक्त होती है। से क्या होती है? युक्त का मतलब बंधी होती है, जिसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। जब आप कोई रचना लिख रहे हैं और लिखते समय आप लय, तुक, ताल आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी रचना क्या कहलाएगी? पद्य रचना कहलाएगी। उदाहरण देखते हैं इसका। अगर आप कविता सुनते हैं, तो कविता को सुनते समय आपको लय का प्रयोग ज़रूर देखने को मिलेगा। या फिर आप गीत सुनते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर तुकबंदी हो रही होगी, लय में गाया जा रहा होगा। या फिर कभी आप गाने को सुनने का प्रयास करें, तो जब आप इन विधाओं को सुनने का और लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये पद्य शैली की रचना होती है। किसकी रचना होती है? पद्य शैली की। अब हम लोग पद्य शैली का विभाजन करते हैं। तो जो पद्य शैली है, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है।
आपने सुना होगा पद्य शैली में खंड काव्य और महाकाव्य को आपने ज़रूर सुन रखा होगा। मुक्तक के रूप में इसमें प्रधानताएँ देखने को मिलती हैं और ये प्रधानताएँ प्रबंध और मुक्तक काव्य के रूप में आती हैं। पहला आएगा प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। दूसरा आएगा मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। पहला आएगा प्रबंध काव्य और दूसरा क्या आएगा? मुक्तक काव्य। ये प्रबंध काव्य क्या होता है? ये प्रबंध काव्य के 2 भाग होते हैं। अभी इन पर ज़्यादा गंभीरता से चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि ये भाषा की क्लास नहीं है, आपको केवल ओवरऑल ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ, चीज़ों पर कहाँ तक और कैसे पहुँचेंगे। पहला आएगा महाकाव्य, महाकाव्य और दूसरा आएगा खंड काव्य। पहला आएगा महाकाव्य और दूसरा आएगा खंड काव्य। आप याद रखेंगे पद्य शैली की जब भी आप रचना लिख रहे हैं, गीतों का प्रयोग कर रहे हैं, लय को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसी रचना के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य, दूसरा क्या होगा? मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भाग हैं, पहला है महाकाव्य, दूसरा क्या है? खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को अगर वर्णित करते हैं किसी पुस्तक में, तो महाकाव्य कहलाती है। जैसे रामचरितमानस, राम जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को रामचरितमानस में वर्णित किया गया है। इस वजह से जो रामचरितमानस है उसे महाकाव्य कह दिया गया। खंड काव्य क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन में से छोटे से पार्ट को निकालकर आपने किसी रचना को लिख दिया, तो वो रचना क्या कहलाएगी? खंड काव्य। जैसे जयद्रथ वध आपने सुन रखा होगा, पंचवटी आपने सुन रखी होगी। जयद्रथ वध के विषय में केवल बताया गया है। जयद्रथ की जन्म से लेकर मृत्यु तक की कोई घटना नहीं है, केवल एक छोटा-सा इंसिडेंट है, एक छोटी-सी घटना है कि जयद्रथ का वध कैसे हुआ, उस पर जो काव्य लिखा गया, उसे खंड का मतलब छोटे से काव्य के रूप में जाना गया। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जब भी महाकाव्य लिखा जाएगा, तो इसमें ढेर सारे सर्ग होंगे। जैसे रामचरितमानस है, उसमें कांडों के रूप में सर्ग आपको लिखने को मिलेंगे। जैसे रश्मि रथी का नाम आपने सुना होगा, रश्मि रथी में आपको ढेर सारे सर्ग देखने को मिलेंगे। खंड काव्य छोटे सा विषय वस्तु होगी, किसी व्यक्ति विशेष की छोटी सी घटना का वर्णन खंड काव्य में कर दिया जाएगा। बस आप इतनी बात को याद रखिए। जब कभी भाषा की क्लास लेंगे तो इस पे विस्तार चर्चा करेंगे, अंतर भी पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीजों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। अगला है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पाठ्य मुक्तक और दूसरा होता है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक आसान सी भाषा है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जो पढ़ा जाए केवल, रचना छंद से निर्मित होगी, इसको नॉर्मल पढ़ जाओ। जैसे कबीरदास की रचना है, कबीरदास की रचना है, आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं। नॉर्मल आप पढ़ लें। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना किसी लय की ज़रूरत, ना तुक बंध रहा है, ना ताल है, फिर भी आप अपनी बातों को कहे जा रहे हैं। ऐसी रचना पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आएगी। गेय मुक्तक की बात करें, जब आप गाएँ, जब आप गाएँ और गाने में आप रामचरितमानस को तो जानते ही हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है। तुलसीदास जी की कृति है और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको गाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने एक-एक शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करा। इसमें सबसे पहले हिंदी के अर्थ को जाना। हिंदी एक भाषा है, भाषा संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, कहना और अभिव्यक्ति करना। मैं अपने विचार आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो अपने विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ी, उसे हमने किसका नाम दिया? भाषा का नाम दिया। अगला है साहित्य। साहित्य की परिभाषा और साहित्य के अर्थ को जानने का प्रयास करा। तो साहित्य 3 शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस हित प्लस या। अगर इन शब्दों के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब कॉम्बिनेशन। जब आप गद्य और पद्य को दोनों को मिश्रित रूप में लिख देंगे तो उसे साहित्य कहेंगे। फिर इसके बाद हमने साहित्य की परिभाषा जानी कि भाषा के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। दूसरा, गद्य और पद्य विधाओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? साहित्य। फिर विद्वानों ने साहित्य का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करा और साहित्य के कुछ विद्वानों ने 2 अंग बताए और कुछ ने लिखने के 3 तरीके बताए। जिन्होंने 2 बताए उन्होंने पहले का नाम दिया गद्य शैली और दूसरे का नाम दिया पद्य शैली।
कुछ विद्वानों ने 3 अंग बताए। इन्होंने पहले का नाम दिया गद्य, दूसरे का नाम पद्य और तीसरे का नाम चंपू शैली। तो सबसे पहले हम लोगों ने गद्य को पढ़ा। जब आप चीज़ों को ऐसे बोलते-बोलते, लिखते-लिखते चले जाएँगे, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र में लय की तो ज़रूरत नहीं है, तुक तो नहीं बंधना चाहिए, तो जो पत्र है, वो गद्य की विधा के अंतर्गत आएगा, मतलब गद्य शैली में आएगा। अब जिसमें लय, तुक, ताल, यति, गति सभी चीज़ों को समाहित कर दिया है, तो वो आएगा बेटा किसके अंतर्गत? पद्य के अंतर्गत। विद्वानों ने पद्य का भी वर्गीकरण करा। पद्य का पहला आ गया प्रबंध काव्य, दूसरा आ गया मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आ गया महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य में आ गया पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। खंड काव्य में हम लोगों ने देखा किसी विशेष व्यक्ति के छोटे से जीवन का वर्णन कर दिया जाए तो खंड काव्य, और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया जाए तो महाकाव्य। फिर आया पाठ्य। पाठ्य का मतलब वो रचना पद्य की तो है, पर आपको लय, तुक, ताल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ लीजिए, आसानी से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। और जिसमें गाकर पढ़ा जाए उसे गेय मुक्तक का नाम दिया गया। प्रश्न ये आता है, हम लोग ये सब अभी क्यों पढ़ रहे हैं? जब अभी रचना से संबंधित प्रश्न आएँगे, निम्नलिखित में से कौन-सा खंड काव्य है, तब आप ज़रूर चिंतित होंगे कि खंड काव्य का अर्थ क्या होता है? कभी कहीं कुछ बताया जा रहा है, कभी कहीं कुछ बताया जा रहा है। तो इसमें जो कन्फ्यूज़न होने वाला है, उसको अगर अभी हमने पढ़ने का प्रयास करा, तो आने वाले समय में बिल्कुल नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने साहित्य के भी अर्थ को जाना। अब हिंदी साहित्य का इतिहास था ना बेटा, अब का आया। का बेटा एक कारक है। का क्या है बेटा? कारक। कारक का मतलब जो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता है उसे कारक कहते हैं। अभी आगे बहुत आसानी से पढ़ेंगे। अब आ गया इतिहास। 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 इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस अस। इति का मतलब होता है समाप्त। समाप्त। हा का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना। होना। तो इतिहास की पहली परिभाषा बनी जिसकी निश्चित रूप से निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी हो। समाप्ति हो चुकी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। अर्थात जो बीत गया है वो इतिहास है। जो बीत गया है वो क्या है बेटा? इतिहास। अब इतिहास के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास का अर्थ होता है ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था। था का अर्थ होता है बीते हुए समय में। बीते हुए समय में। बीते हुए समय में। तो बीते हुए समय में होने वाली घटना की अगर हमको जानकारी मिलती है, तो उसका एकमात्र माध्यम क्या होता है बेटा? इतिहास होता है। अब इन सारे शब्दों के अर्थों को जान लिया। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या? तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बेटा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? तो बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में हिंदी में लिखी गई रचनाएँ, लिखी गई रचनाओं एवं उनके रचयिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद अर्थों को समझ लिया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ भी नहीं है, बीते हुए समय में जितनी भी हिंदी में रचनाएँ हुई हैं, उन रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उन रचनाओं को किसने लिखा है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग हिंदी साहित्य में प्रवेश करते हैं और आप देखिएगा कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएँगे। हल्का-सा प्रश्न में घुमाव होगा
और उत्तर पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रश्नों की गहराई को समझने का प्रयास करें और बारीकियों को पकड़ लिया अगर आपने तो प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सर्वप्रथम लिखने का प्रयास करा वो कोई भारतीय नहीं था, वो एक फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गारसा दतासी। क्या नाम था बेटा? गारसा दतासी। इन्होंने हिंदी साहित्य के जितने भी लेखक हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी लेखक हुए, उन सभी लेखकों की रचनाओं को, उन लेखकों की जानकारी को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास करा और जो लिखने का प्रयास करा वो किया 1839 में और भाषा थी फ्रेंच। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच। इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति आएंगे शिव सिंह सेंगर, ये हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखेंगे और कब लिखेंगे? 1883 में और भाषा कौन सी होगी? हिंदी। तीसरे जो लेखक आएंगे नाम होगा जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, ये कब लिखेंगे? 1888 में और भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी। अगर चौथे लेखक की बात करें तो ये होंगे मिस्र बंधु। कौन होंगे? मिस्र बंधु। ये 1913 में लिखेंगे और वर्ष 1913 और भाषा होगी हिंदी। अगले जो लेखक आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी सबसे ज्यादा प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। ये लिखने का प्रयास करेंगे 1929 में और इनकी भी भाषा कौन सी होगी? हिंदी। तो बीते हुए समय में हिंदी में जितने भी लेखक हुए उन सभी लेखकों के बारे में और उन सभी लेखकों की रचनाओं के बारे में जो सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया गया उसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहा गया। और उसे लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो गारसा दतासी द्वारा किया गया था, जो कि फ्रांस के नागरिक हुआ करते थे। और आश्चर्य की बात यह ये कभी भी भारत नहीं आए, ये वहीं फ्रांस में रहकर हिंदुस्तानी भाषा के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया। अब इन पर हम बारीकियों से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक आएंगे गारसा द तासी। गारसा द तासी। अगर हम गारसा द तासी के बारे में जानने का प्रयास करें तो गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम जो लिखने का प्रयास किया था उस व्यक्ति का क्या नाम था? गारसा द तासी। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा और विद्वान का नाम था गारसा द तासी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी स्तावर द लाती रेव्यूत्यूर एंड्यूए द हिंदुस्तानी। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था, हिंदी साहित्य के बीते हुए समय के सभी लेखकों एवं उनकी रचनाओं के बारे में लिखा। ये स्तावर का अर्थ होता है इतिहासकार, लाली तेरेत्यूर का अर्थ होता है साहित्य यानी लिटरेचर, एंदुए, एंदुए मतलब हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा, और उस समय हिंदुओं द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा थी वो कौन सी थी? हिंदुस्तानी या फिर हिंदी भाषा कहेंगे। और अगर हिंदुस्तानी की बात करें तो ये मुसलमानों द्वारा उस दौर में भारत में बोली जा रही थी और इसमें जो कुछ शब्द थे वो उर्दू के भी हुआ करते थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। इन्होंने बीते हुए समय में हिंदी के सभी प्रकार के लेखकों एवं रचनाओं को एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक का नाम आपके सामने लिखा है और उसके अर्थ को भी हम लोगों ने जान लिया। अगला है ये रचनाएं, जो ये रचना लिखी थी बड़ी सी, ये रचना किस भाषा में लिखी गई? फ्रेंच भाषा में लिखी गई। और 1848, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन, क्या नाम है बेटा? करीमुद्दीन, करीमुद्दीन ने गारसा द तासी की इस रचना को अपने गुरु, और उनके गुरु कौन थे? एफ ए फैलन, एफ ए फैलन के सहयोग से इस रचना का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किस भाषा में किया? उर्दू भाषा में किया। तो गारसा द तासी की इस रचना को 1848 में जो ट्रांसलेट करने का काम करेंगे वो होंगे करीमुद्दीन और उनके गुरु कौन होंगे? एफ ए फैलन। अगला पॉइंट, वर्ष 1953 में लक्ष्मी सागर नाम के एक व्यक्ति ने गारसा दतासी की इस रचना को किस भाषा में कन्वर्ट करा? हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक को पढ़ा जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास करा। उस लेखक का नाम था गारसा दतासी। उन्होंने अपनी रचना में हिंदी साहित्य के बीते हुए समय में सभी कवियों के बारे में एवं उनकी रचनाओं के बारे में लिखा। और इस भाषा का जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था और इसे हिंदी में जो अनुवाद किया वो किया गया है 1953 में, और करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था?
लक्ष्मी सागर। तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में टेबल देखी थी, शुरुआत की टेबल में जो सबसे पहला व्यक्ति था वो था गारसादा दासी। अब हम लोग दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास करा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय पहला व्यक्ति था गारसा दत्तासी। और अगर भारतीय जुड़ जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किस भारतीय ने किया, तो भारतीय का नाम क्या हो जाएगा? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास करा। हिंदी साहित्य के इतिहास को जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1883 1883 में प्रकाशित हुई। और प्रकाशित होने के लिए प्रेस में पुस्तक को ले जाना पड़ता है। तो जिसने प्रकाशित करा था उस प्रेस का नाम था नवल प्रेस। क्या नाम था बेटा? नवल प्रेस, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो द्वितीय प्रयास था वो शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। अब हम लोग तीसरे व्यक्ति पर चलते हैं जिनका नाम है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सर्वप्रथम लिखने का प्रयास करा वो किसने किया? जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। प्रश्न याद रखिएगा कि जो जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। और जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने समयावधि, क्या बेटा? समयावधि को आधार बनाया। अभी तक जो लेखक आ रहे थे उन्होंने टाइम का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा तो था किंतु उसका विभाजन नहीं कर पाए थे समय के अनुसार। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखेंगे भी और उसका विभाजन भी करेंगे। और जो विभाजन का आधार बनाएंगे वो बनाएंगे समयावधि, मतलब टाइम को बनाएंगे। तो तीन प्रश्न बने। पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने करा? जो सबसे पहले व्यक्ति थे गारसादा दासी। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास समयावधि को आधार मानकर किसने किया? तो व्यक्ति का नाम था जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। बेटा इनकी जो रचना है, जिस पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को लिखा, उस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इन्होंने इसमें रचना को लिखने का प्रयास करा। प्रकाशक वर्ष की बात करें तो 1888 में विशेषांक, मतलब विशेष रूप से आएगा। और 1889 में इसका जो प्रकाशन होगा वो एक पुस्तक के रूप में होगा। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन ग्रियर्सन के अनुसार सर्वप्रथम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल के अकॉर्डिंग, मतलब समय के अकॉर्डिंग विभाजित किया था। अब इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 श्रेणियों में विभाजित किया बेटा। वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला है चारण काल। कौन सा काल है बेटा? चारण काल। दूसरा है धार्मिक काल। कौन सा है? धार्मिक काल। तीसरा है प्रेम काल। और चौथा है दरबारी काल। इनके आधारों पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि इतना विस्तृत आपके पेपर में नहीं आने वाला है। नहीं, इनको पढ़ने में ही बहुत समय जाया हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे कि समयावधि को आधार मानकर हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रमिक अनुसार विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति थे जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान में लिखा हुआ था। और इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला चारण काल, मतलब शुरुआती दौर। दूसरा धार्मिक काल, हर व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर हो जाएगा, धार्मिक उपासनाओं पर बात करेगा, ईश्वर को सर्वे सर्वा मानेगा। तीसरा है प्रेम काल। प्रेम काल का मतलब श्रृंगार रस अपनी चरम पर होगा। चौथा है दरबारी काल, जिसके दरबार में रहेंगे उसी की विवेचना करेंगे, उसी की बड़ाई करेंगे, उसी को आगे ले जाएंगे, बाकी सारों को निम्न श्रेणी में लाकर रख देंगे। अब जॉर्ज ग्रियर्सन संपूर्ण हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित करेंगे? 11 कालखंडों में विभाजित करेंगे। जो 11 कालखंड आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पहला है चारण काल। कौन सा है बेटा? चारण काल। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, धर्म का उदय होगा। फिर तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं। चौथे की बात करें तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज क्षेत्र का नाम है, कृष्ण भक्ति यहाँ पर जागरूक होगी। अगला है मुगल दरबार, मुगल दरबारी आएंगे। मुगल दरबार में रहने वाले लेखक और कवि अनेक रचनाओं को लिखेंगे।
फिर है तुलसीदास, तुलसीदास को अपना एक आधार बना दिया है, क्योंकि तुलसीदास अपने समय के बहुत महान कवि हुआ करते थे। फिर अगला है रीतिकाल, फिर अगला है 18वीं शताब्दी, फिर अगला है तुलसीदास के अन्य प्रवर्तक, तुलसीदास के जो चेले होंगे, तुलसीदास के साथ काम करने वाले जो होंगे, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाएँगे। फिर अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तानी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पर हिंदी साहित्य में कौन-सी रचनाएँ हो रही थी। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तानी, महारानी विक्टोरिया का जब नियंत्रण भारत पर था, तब उस प्रकार उस समय में किस प्रकार के साहित्य को लिखा जा रहा था। प्रश्न ये बनता है आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना है। आप बस इतनी बात को याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य को काल मतलब समय के अनुसार विभाजित करने वाले व्यक्ति पहले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में और उसके कालखंडों को 11 भागों में विभाजित किया था। बस आप इतनी बात याद रखेंगे। अब जो अगले व्यक्ति को हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे मिश्र बंधु। कौन होंगे? मिश्र बंधु। पहले कौन थे? गारसा दत्तासी। दूसरे कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तीसरे कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और चौथे आएँगे मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के समय के अनुसार काल विभाजन करने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार कौन थे बेटा? मिश्र बंधु थे। कौन थे? मिश्र बंधु। ये भारतीय हैं। ये कैसे हैं बेटा? भारतीय इतिहासकार। चलिए, अब इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जो जन्म है वो इरौजा जिला, कौन-सा जिला है? इरौजा जिला। इरौजा सॉरी माफ़ी चाहते हैं, इरौजा जगह का नाम है, ग्राम का नाम है, ग्राम इरौजा और जिला कौन-सा है? लखनऊ। में इनका जन्म ब्राह्मण गोत्र में होगा। किस गोत्र में होगा? ब्राह्मण गोत्र में होगा और ये 3 भाई होंगे। कितने भाई होंगे? 3 भाई और ये तीनों भाई मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास करेंगे। पहले भाई का क्या नाम है? पंडित गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे भाई का क्या नाम है? राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। तीसरे कौन है? राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई आपस में संयुक्त रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखेंगे और रचना का नाम होगा मिश्र बंधु विनोद। रचना का क्या नाम होगा बेटा? मिश्र बंधु विनोद। अब जब इनकी ये रचना हो जाएगी तो इकट्ठे नहीं प्रकाशित करेंगे, समय-समय पर प्रकाशित करेंगे। तो अपनी इस रचना के पहले भाग को ये वर्ष 1913 में प्रकाशित करेंगे। दूसरे भाग को भी ये 1913 में ही प्रकाशित करेंगे। तीसरे भाग को ये 1913 में प्रकाशित करेंगे और जो चौथा भाग है, ये वर्ष 1914 में इनके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो मिश्र बंधु ने भी हिंदी साहित्य को इतिहास को लिखने में अपनी भूमिका अदा करी थी और उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में प्रकाशित करा था। समय-समय पर इनके प्रकाशन आते रहे। अब अगले और अंतिम आएँगे बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। समयावधि सहित पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन करने की परंपरा जो सर्वप्रथम विद्वान होंगे, उनका नाम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मतलब वैज्ञानिकता को आधार बनाएँगे, काल का विभाजन तो करेंगे ही करेंगे, किंतु इनकी जो काल विभाजन का जो आधार होगा वो सर्वाधिक वैज्ञानिक पूर्ण होगा। अब इसका जो संपादन होगा, वो होगा नागरी प्रचारणी सभा और ये कहाँ पर है? काशी। कहाँ पर है बेटा? काशी, लाइन याद रखेंगे। और रचना का नाम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास और किस वर्ष आएगी? 1929। तो हम लोगों को जो काल विभाजन पढ़ना है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पढ़ना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे काल विभाजन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला कौन-सा है? वीर गाथा काल, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? आदिकाल। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक के टाइम पीरियड को इन्होंने किस नाम से जाना? वीर गाथा काल और इसका दूसरा नाम क्या दिया? आदिकाल। दूसरा आएगा पूर्व मध्यकाल। कौन-सा आएगा बेटा? पूर्व मध्यकाल और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाएगा? भक्तिकाल। 1375 से 1700 के टाइम पीरियड को इन्होंने पूर्व मध्यकाल या फिर भक्तिकाल का नाम दिया। अगर उत्तर मध्यकाल की बात करें, तो इसका दूसरा नाम इन्होंने रीतिकाल दिया और रीतिकाल में अगर हम बात करें तो 1700 से 1900 तक के टाइम पीरियड को इन्होंने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का नाम। चौथा है गद्यकाल। गद्यकाल का इन्होंने दूसरा नाम आधुनिक काल दिया। 1900 से लेकर 1984 या फिर कहीं-कहीं अब तक मतलब अभी तक के जो इतिहास को इन्होंने आधुनिक काल की श्रेणी में विभाजित किया। तो हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को पढ़ा। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 श्रेणियों में विभाजित करा। कितनी श्रेणियाँ? 4। अब इन्हीं को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे।
दूसरे एक और हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी प्रामाणिक माना जाता है। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बाँटा? 4 भागों में बाँटा है बेटा। पहला भाग कौन-सा है? आदिकाल। दूसरा कौन-सा है? भक्तिकाल। तीसरा कौन-सा है? रीतिकाल और चौथा कौन-सा है? आधुनिक काल। ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में विभाजित किया था बेटा। कितने भागों में? 3 भागों में। जो सबसे पहला भाग है, उसका नाम इन्होंने दिया आदिकाल। आदि काल। जो दूसरा नाम है, उसका नाम है मध्यकाल। क्या नाम है? मध्यकाल। और जो तीसरा भाग है, इन्होंने उसका नाम दिया आधुनिक काल। क्या नाम दिया? आधुनिक काल नाम दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में विभाजित करा। पहले का नाम है आदिकाल। आदिकाल क्या था? 1050 से 1375 विक्रम संवत के टाइम पीरियड को ही किस नाम से जाना गया? आदिकाल। 1375 से 1900 तक के टाइम पीरियड को किस नाम से जाना गया? मध्यकाल। और आधुनिक काल की बात करें तो 1900 से अब तक 1900 से अब तक के टाइम पीरियड को क्या कहा गया बेटा? आधुनिक काल के नाम से जाना। आदिकाल का टाइम पीरियड ज़्यादा रचनाएं नहीं होंगी और जितनी रचनाएं होंगी बड़ी सटीक होंगी। अब हम लोग देखते हैं मध्यकाल का विभाजन। मध्यकाल के विभाजन इन्होंने 2 प्रकार से किया। पहला आएगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसका टाइम पीरियड होगा 1375 से 1700 तक का। दूसरा होगा उत्तर मध्यकाल जिसका टाइम पीरियड होगा 1700 से 1900 तक का। अब पूर्व मध्यकाल को भी बेटा इन्होंने एक नाम और दिया, जो नाम था भक्तिकाल का। क्या नाम था बेटा? भक्तिकाल के नाम से जाना गया। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने दूसरा नाम दिया, इसे रीतिकाल के नाम से जाना। किस नाम से जाना गया बेटा? रीतिकाल के नाम से जाना गया। जो पूर्व मध्यकाल है, इसकी 2 शाखाएं होंगी। कितनी शाखाएं होंगी? 2। पहले आप इतना देख लें, फिर हम लोग इसको आगे अभी डिवाइड करेंगे मध्यकाल को, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं। मध्यकाल के कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट हुए। पहला हुआ पूर्व मध्यकाल, दूसरा हुआ उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1375 से 1900 तक के टाइम पीरियड को, 1375 से 1700 तक का टाइम पीरियड और फिर 1700 से 1900 तक के टाइम पीरियड। आप 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आपसे आगे पढ़ेंगे इसको, देखेंगे आगे क्या पढ़। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग मध्यकाल पर चर्चा कर रहे थे और मध्यकाल को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइडेड किया था। पहले का नाम था बेटा पूर्व मध्यकाल और दूसरे का क्या नाम था? उत्तर मध्यकाल। अब हम लोग मध्यकाल को और रूप से विभाजित करेंगे। आप अपनी एक ही कॉपी में इसको बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, तब आपको समझ में आने वाला है। अब बेटा हम लोग अगला डिवाइडेशन करने वाले हैं मध्यकाल। किसका करेंगे बेटा? मध्यकाल। मध्यकाल। तो मध्यकाल के हम लोगों ने टाइम पीरियड को देखा बेटा, जो कि था 1375 से 1900 तक के टाइम पीरियड को हम लोगों ने किस नाम से जाना है? मध्यकाल से। और मध्यकाल की हम लोगों ने 2 शाखाएँ देखी। कितनी देखी थी बेटा?
2 शाखाएँ देखी थी। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार देख लीजिए। मध्यकाल की 2 शाखा देखी, एक का नाम पूर्व मध्यकाल, दूसरे का नाम उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा गया? भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। तो हम लोग देखेंगे मध्यकाल की 2 शाखाएँ हैं। सबसे पहली शाखा है भक्ति काल। भक्ति काल और भक्ति काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1375 से 1700 तक का टाइम पीरियड आएगा। और अगर हम दूसरे की बात करें जिसे हम लोगों ने रीतिकाल के नाम से जाना, किस नाम से जाना? रीतिकाल। और अगर रीतिकाल की बात करें तो ये 1700 से 1900 तक का टाइम पीरियड होगा। फिर बेटा हम लोगों ने भक्ति काल को भी डिवाइड करा। भक्ति काल के 2 पार्ट आएँगे। अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया और इसे उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया। पहला आएगा सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। दूसरा आएगा निर्गुण काव्य धारा। बेटा जो सगुण काव्य धारा है, इस सगुण काव्य धारा में आप लोगों को 2 काव्य धाराएँ पढ़नी पड़ेंगी। अभी इनको हम बहुत विस्तार से परिभाषा सहित पढ़ेंगे। अभी केवल एक चार्ट बना रहे हैं ताकि आप अपनी कॉपी में बना लें। जब आदिकाल को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर सगुण काव्य धारा की बात करें, तो जो सगुण काव्य धारा है, इसमें सबसे पहली आएगी राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा। और दूसरी आएगी बेटा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब हम बात करते हैं बेटा निर्गुण की। तो अगर निर्गुण की बात करें, तो निर्गुण में भी आपको 2 देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी को संत मार्गी के भी नाम से जाना गया, संत मार्गी। दूसरी आपको देखने को मिलेगी प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो ये मध्यकाल का विभाजन था। मध्यकाल को हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा। एक का नाम पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया। दूसरा हम लोगों ने उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया। भक्ति काल के 2 पार्ट हैं, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण का मतलब ईश्वर के किसी न किसी रूप की चर्चा की जाएगी। इसमें माना जाएगा कि ईश्वर धरती पर अवतार लेंगे और अवतार आपने 2 रूपों में ज़रूर पढ़ रखा होगा भगवान विष्णु के अवतारों में। एक है राम के रूप में अवतार, श्री राम के रूप में अवतार। जब श्री राम से संबंधित जितनी भी रचनाएँ लिखी जाएँगी, वो रचनाएँ राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ी जाएँगी। और इसमें आप बहुत विख्यात कवि को जानते हैं, जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास है। फिर कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति पर जब लिखा जाएगा तो लिखने का काम कौन करेगा? सूरदास। फिर निर्गुण मतलब ईश्वर का कोई गुण नहीं है, ईश्वर कभी धरती पर जन्म लेते ही नहीं है। ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है और जो विद्यमान है वो 2 रूपों में विद्यमान है। व्यक्ति के अंदर 2 भाव हो सकते हैं। पहला भाव है ज्ञान का, और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो संत बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। जब ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति आप देखिएगा संत ही बन जाता है। और दूसरा है प्रेम, आप ईश्वर को जान सकते हैं प्रेम के माध्यम से। तो ये था मध्यकाल का विभाजन। और मध्यकाल के भी 2 पार्टों में ये जो भक्ति काल है इसे पूर्व मध्यकाल कहा गया, पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना गया। जो रीतिकाल है बेटा, तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाएगा। अब रीतिकाल की 3 शाखाएँ होंगी। आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, या आपको एक बार समझ लेना है, कॉपी में बना लेना है। आप जिस स्तर की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्तर के एग्ज़ाम्स के लिए पर्याप्त होने वाला है। आप इस बात पर विश्वास रखें और इन चीज़ों को सुचारू रूप से एक नियमित ढंग से करते रहें। तो अगर रीतिकाल की बात करें, तो रीतिकाल की 3 धाराएँ आएँगी बेटा। कितनी आएँगी? 3। पहला आएगा पहला आएगा रीतिबद्ध। दूसरा आएगा रीति मुक्त। और तीसरा आएगा रीति सिद्ध। रीति सिद्ध। तो ये जो 3 विभाजन है, ये रीतिकाल का है। किसका है बेटा? रीतिकाल। तो ये पूरे मध्यकाल को हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड करा? 4। पहला था आदिकाल, जो कि 1050 से 1375 का टाइम पीरियड था। दूसरा था मध्यकाल, जो कि 1375 से लेकर 1900 तक का टाइम पीरियड था। और फिर था आधुनिक काल, 1900 से लेकर अब तक।
तो आदिकाल का तो कोई विभाजन नहीं सीखा, लेकिन मध्यकाल के 2 विभाजन सीखे। पहला था पूर्व मध्यकाल और दूसरा था उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1375 से 1700 तक के टाइम पीरियड को पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो 1700 से 1900 तक के टाइम पीरियड को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया गया। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा गया और उत्तर मध्यकाल को हम लोगों ने रीतिकाल के नाम से भी जाना। भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल की 2 शाखाएं हुई, पहला हुआ सगुण काव्य धारा, दूसरी हुई निर्गुण काव्य धारा। इसमें जो लेखक हुए उन्होंने ये माना कि ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया है और अवतार ईश्वर का 2 ही रूपों में अभी तक चर्चा का विषय है। पहला है राम भक्त और दूसरे कौन से हैं? कृष्ण भक्त। इन पर जो इतिहास लिखा गया वो मध्यकाल के दौरान लिखा गया। दूसरा निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ईश्वर के आकार को नहीं मानते हैं। ईश्वर सबके अंदर है और इनके भी कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। पहला हुआ ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी का दूसरा नाम संत मार्गी और फिर दूसरा कौन हो गया? प्रेम मार्गी। फिर जो रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल कहा गया, इसके कितने पार्ट हुए? 3। पहला हुआ रीतिबद्ध, दूसरा हुआ रीतिमुक्त और तीसरा हुआ रीति। अब हम दोबारा पीछे चलते हैं और आधुनिक काल का भी विभाजन यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि जब आगे करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। अभी थोड़ी जटिलताएं महसूस हो रही हों, किंतु इनको लिखेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कहीं-कहीं 4, कहीं-कहीं 5, कहीं-कहीं 6 भी मिलते हैं, तो उन पे भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहला आएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा आएगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तीसरा आएगा छायावाद। क्या आएगा बेटा? छायावाद। छायावाद के बाद जो टाइम आएगा उसे छायावादोत्तर कहेंगे। उत्तर हमेशा बाद में आता है ना बेटा? तो जो छायावाद के बाद में टाइम आएगा उसे छायावादोत्तर के नाम से जाना जाएगा। मतलब छायावाद के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे छायावादोत्तर कहेंगे। अब इसके भी 3 पार्ट हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो अगर छायावादोत्तर की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। दूसरा है प्रयोगवाद और तीसरा है नई कविता, नई कविता। तो हम लोगों ने आधुनिक काल का विभाजन करा। एक बार समराइज कर लेते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन, पहला काल कौन सा है? आदिकाल। दूसरे का नाम मध्यकाल, तीसरे का नाम आधुनिक काल। जो आदिकाल है वो 1050 से 1375 तक का टाइम पीरियड है। जो मध्यकाल है उसे 1375 से 1900 तक का टाइम पीरियड है। ये विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है। अभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि विक्रम संवत और ईस्वी में क्या अंतर है। और फिर है आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। फिर हम लोगों ने मध्यकाल के 2 पार्ट करे। पूर्व मध्यकाल जिसका टाइम पीरियड 1375 से 1700 तक का था। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? भक्तिकाल। दूसरा था उत्तर मध्यकाल जो कि 1700 से 1900 तक का था। इसे किस नाम से जाना गया? रीतिकाल। और फिर आधुनिक काल हम लोगों ने कुछ इस प्रकार देखा। अभी पहले इसको एक बार और देख लेते हैं मध्यकाल। तो मध्यकाल का विभाजन करा 1375 से 1900 तक का। मध्यकाल के 2 पार्ट हुए, पहला हुआ भक्तिकाल, दूसरा हुआ रीतिकाल। ये मध्यकाल का भक्तिकाल है, इसे हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल का नाम दिया और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया, जो कि 1375 से 1700 तक का भक्तिकाल था। और भक्तिकाल की कितनी शाखाएं हुई? 2। पहला हुआ सगुण, मतलब ईश्वर के कुछ ना कुछ गुण होंगे, वो धरती पर अवतार लेंगे और ये 2 प्रकार के हुए, राम भक्त और कृष्ण भक्त। फिर ईश्वर का कोई गुण नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है, तो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। फिर रीतिकाल 1700 से 1900 तक, इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना गया। इसकी 3 शाखाएं हुई, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आधुनिक काल। क्या पढ़ा बेटा? आधुनिक काल। अगर आधुनिक काल के विषय में हम लोग देखें तो आधुनिक काल के विषय में देखने से पहले आपको टाइम पीरियड जरूर याद होना चाहिए। वैसे तो प्रश्न में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। 1900 से अब तक, 1900 से अब तक प्रेजेंट टाइम तक के जो टाइम पीरियड है उसे किस नाम से जाना गया? आधुनिक काल। सबसे पहला युग आएगा, इसका नाम होगा भारतेंदु। क्या नाम होगा बेटा? भारतेंदु युग। जो दूसरा आने वाला है उसका नाम होगा बेटा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। तीसरा आएगा छायावाद। क्या आएगा बेटा? छायावाद।
4 आधार स्तंभों पर छायावाद टिका था, उन पे भी चर्चा करेंगे। फिर छायावाद के बाद आएगा छायावादोत्तर। आपको पता है उत्तर हमेशा बाद में आता है, तो छायावाद के बाद का उत्तर, प्रश्न पहले पूछा जाता है और उत्तर क्या होता है? बाद में आता है। तो छायावादोत्तर। छायावादोत्तर के भी 3 पार्ट हैं। पहला है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद और तीसरा है नई कविता। ये कुछ इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग पहले आदिकाल को पढ़ेंगे। आदिकाल के बाद हम लोग पूर्व मध्यकाल को पढ़ेंगे, जिसे भक्तिकाल के नाम से जाना गया। फिर रीतिकाल को पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल में आएंगे, भारतेंद्र युग को पढ़ेंगे, द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, छायावाद और छायावाद उत्तर। इस सिलसिले में चलते चलते हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर ही नहीं करता है। आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो विश्वास रखिए आपको सबसे ज़्यादा समझ यहीं से आएगा, यहाँ चीज़ों को कैसे कोरिलेट किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में कोई समस्या नहीं होगी। अगले वीडियो में हम लोग आदिकाल से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।